Hello students, how are you? Hope you all are fine in this pandemic. यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने. हमारी अगर हम प्लानिंग की बात करें तो पहले यूनिट्स फिर डायमेंशन देखेंगे फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, है कि नहीं? या हो सकता है बीच में बेसिक मैथमेटिक्स भी हम लोग पढ़ लें तब मेजरमेंट पढ़ें, मे बी, क्योंकि दोनों को हम सेम ही चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे. ऑलराइट, यूनिट्स में हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिससे हम लोग का आमना सामना होगा जब हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं? तो उस सिलसिले में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे, है कि नहीं? और उनकी एसआई यूनिट्स निकाल रहे थे. फ्लूइड के बाद एक चैप्टर आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज, है ना, थर्मोडायनेमिक्स, वेव एंड ऑक्सीडेशन. तो उन चैप्टर्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, जैसे एक आएगा स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट इसको एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं. स्पेसिफिक हीट क्या है? तो इसका डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय ए बॉडी to increase its temperature, to increase the unit mass of its temperature by unit degree centigrade. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने हीट की आवश्यकता पड़ती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं. तो देखेंगे हम लोग एक फॉर्मूला जब थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, कि एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये पहले टी टेम्परेचर पे था, इसको आपने क्यू हीट दिया, है ना, क्यू हीट कहीं से ये रिसीव किया, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और इसका टेम्परेचर टी प्लस डी टी अगर हो गया टेम्परेचर बढ़ जाने से, तो क्यू इज इक्वल टू होगा, अगर इसका मास एम है तो क्यू इज इक्वल टू होगा एम एस डी टी, या डेल्टा टी बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डी टी डेल्टा टी यहाँ एक ही है. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर. आप डी टी मत लिखो, डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है. T plus delta T. Delta stands for change. Delta is a symbol of change. So Q is equal to ms delta T, where m is the mass, s is the specific heat और delta T is change in temperature. तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Q is the heat energy. तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि s क्या हो जाएगा, तो s हो जाएगा Q by m delta T. Q by m delta T. ठीक है ना? Q by m delta T. तो Q by m delta T की यूनिट क्या हो जाएगी? तो देखिए, Q की यूनिट यानी जूल, क्योंकि वो तो एनर्जी है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास की यूनिट किलोग्राम, और डेल्टा टी की यूनिट तो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट वही होगी जो टेम्परेचर की यूनिट होगी. टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो जूल पर केजी केल्विन. सो द यूनिट इज जूल पर केजी केल्विन. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ, अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट जूल पर केजी केल्विन. ऑलराइट, उसी तरीके से ये m इंटू एस, ये जो पूरा क्वांटिटी है, ये m इंटू एस को हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी कहते हैं. ठीक है, अब हीट कैपेसिटी की बात करो तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो m इंटू एस को अगर मैं लिखूं तो m इंटू एस को मैं क्या लिखता यहीं से, m इंटू एस को इकट्ठे q बाई डेल्टा टी लिखता मैं. हीट कैपेसिटी को c से डिनोट करते हैं. Q बाई डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन. टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन. तो स्पेसिफिक हीट की जूल पर केजी केल्विन, है ना. और हीट कैपेसिटी की क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की हो जाएगी जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन. और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है ना. जैसे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल, है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल. तो देखिए, एक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो एक टर्म आया होगा एवोगाड्रो कांस्टेंट, है ना, एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो नंबर क्या है? तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी इंटिटी का बोलना चाहिए, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटिटी मिल करके उसका एक मोल बनाता है. जैसे वो जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, स्टोन्स भी हो सकते हैं.
जैसे छोटे छोटे स्टोन, पत्थर के टुकड़े, 6.023 इंटू 10⁻23 पत्थर के टुकड़ों को 1 मोल पत्थर का टुकड़ा कर सकते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें, है ना, तो एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो कहने को इसे नंबर बोलते हैं, इसको Na से डिनोट करते हैं, Na, है ना। और ये जो होता है इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, पर मोल। ये लिखना बहुत जरूरी है, पता है। अगर आप यहाँ पर मोल नहीं लिखेंगे ना तो हो सकता है किसी क्वेश्चन का आंसर केमिस्ट्री में जब आप पढ़े तो सही आ जाए, लेकिन यूनिट में आप गलती कर बैठेंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट, इससे एसोसिएटेड कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट निकालने में आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एवोगैड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, ऑलराइट। तो देखिए पर मोल ये है क्या, तो मान लो किसी लॉट में n पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, मान लो कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, n इलेक्ट्रॉन्स है, वो कितना है 10⁻25 10⁻26। हमसे पूछा गया है कि उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल जो होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n/na हो जाएगा, n/na। अब ये जो n है जो कि सिस्टम के अंदर है वो एक सिंपल नंबर है, जैसे 10⁻25, लेकिन जब मान लो 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स है किसी सिस्टम में, मेरे से किसी ने पूछ रखा है कि बताओ कितना मोल इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10⁻25 में 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करूंगा, तो वो तो अपना कैंसिल होगा, कुछ आएगा, लेकिन इसका जो यूनिट है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल, तो पर मोल ऊपर चला जाएगा, है ना। पर मोल जो आएगा 6.023 इंटू 10⁻23 बाई मोल जो है वो ऊपर चला जाएगा। यानी इस पूरे की जो यूनिट होगी n/na, नंबर ऑफ मोल तो आएगा, लेकिन फिर से ध्यान रखेंगे यहां लिखा हुआ है नंबर, लेकिन उसमें यूनिट भी होगा, नंबर ऑफ मोल की यूनिट हो जाएगी क्या, तो पर मोल का मोल ऊपर चला जाएगा, मोल, ठीक है ना। तो n/na का अपना एक ऐसा यूनिट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल को हम लोग सीधे मोल लिख देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। नंबर ऑफ मोल को हम नंबर समझ लेते हैं, है ना, और सोचते हैं कि नंबर में क्या कोई यूनिट थोड़ी होगी, जैसे 2 4 6 में कोई यूनिट नहीं है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, लेकिन नहीं, नंबर ऑफ मोल में यूनिट होती है, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे बेसिक 7 फंडामेंटल में एक है, वो भी है ना, मास, लेंथ, टाइम, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है कि नहीं। तो सातों में तो वन ऑफ देम इज दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका सिंबल है R। अब इस R की ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, गैसियस लॉज पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे एक इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन कैसे आया, ये बात की बात है। ये P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो यहां से R क्या आ जाएगा, तो R आ जाएगा PV बाई NT, PV बाई NT। प्रेशर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रेशर की अगर बात करें हम लोग ना, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, अगर आप इधर काम करो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का इकट्ठी यूनिट निकालने के लिए, तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर टाइम कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर इंटू मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं यहाँ पे, P यानी P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की ऐसा यूनिट जूल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ लिखूं तो ये हो जाएगा जूल बाई मोल, N का क्या नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल की ऐसा यूनिट अभी देखा था हमने मोल,
जूल बाई मोल और टेम्परेचर की केल्विन, यानी जूल पर मोल केल्विन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसी तरीके से एक आएगा जो मैं दे रहा हूं, आप खुद करना है ना, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना। एक कांस्टेंट और आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको K से डिनोट करते हैं और ये R/N होता है ना। गैस कांस्टेंट में एवोगैड्रो नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, वो भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि R भी एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन में इसका कुछ वैल्यू होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, है ना। तो R/N is again a constant that is called Boltzmann constant. Boltzmann was a scientist. इसका यूज पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी पड़ेगा, फिजिक्स में भी पड़ेगा। तो R/N की एसआई यूनिट अब आप निकालना खुद। कैसे? तो R की पता चल गई और Na की भी पता है, Na की पर मोल होती है ना, तो आप निकालना, ठीक है ना। R/N की आप एसआई यूनिट निकालिएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बाद अब हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है ना। 12th के भी चैप्टर्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे, है कि नहीं। 12th के कुछ फेमस फिजिकल क्वांटिटीज का मैं नाम बता देता हूं, है ना, उसका एसआई यूनिट निकालना सिखा देता हूं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा कि फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी उसका यूनिट और डायमेंशन हम एक ही साथ निकालेंगे, क्योंकि अभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबकी हमने एसआई यूनिट तो निकाली है, उनका भी डायमेंशन नहीं निकाला है। तो अब जो बच गई है फिजिकल क्वांटिटी, उनका हम यूनिट अलॉन्ग विद डायमेंशन सब इकट्ठे निकालेंगे, है कि नहीं। जैसे 12th के बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, 11th के भी बहुत सारे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, वो भी अभी आप जानेंगे। आप बुक में पढ़ेंगे तो सबके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, किसका क्या फॉर्मूला होता है वो दिया हुआ होता है। वो फॉर्मूला कैसे आया है इसके बारे में अभी हम लोग वॉरीड आउट नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पढ़ना ही है हम लोगों को। अभी जस्ट इस चैप्टर के प्रति हमारा डेडिकेशन है कि हम एक एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट निकाल रहे हैं, है कि नहीं। ऑलराइट, तो अब हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज और उसका डायमेंशन एक ही साथ पढ़ेंगे, जो बच गए हैं उनका, ठीक है ना। अब बात आती है कि डायमेंशन क्या है, क्या जरूरत पड़ी, क्या हम यूनिट से काम नहीं चला सकते थे, ऐसा यूनिट या सीजीएस से काम नहीं चला सकते थे, डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी, इस कहानी को आप 2 मिनट समझिए। देखिए, जैसे मास की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, है ना। एक दिन बात हुई थी हमारी 2-3 लेक्चर पहले, मैंने आपको बताया था कि वो हमारी मर्जी है कि हम मास की यूनिट किलोग्राम ले या 2 किलोग्राम ले या x किलोग्राम ले, है कि नहीं। कोई दुनिया का एक अलग देश है, वो मास को ग्राम में मेजर करता है ना। आप इंग्लैंड चले जाओ, ब्रिटेन, ब्रिटिश सिस्टम, वो मास को पाउंड में मेजर करते हैं वो लोग, है ना। केक आज भी पाउंड में ही बिकता है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो केक जो है पाउंड में बिकता है। अब तो इंडियन केजी में भी बिकने लगा है, वैसे केक पहले पाउंड में बिकता था हम लोग जब छोटे थे। पता है क्यों? क्योंकि केक जो है इट इज द फैशन ऑफ ब्रिटिशर्स, और वो लोग का मास का जो यूनिट है वो था पाउंड, है कि नहीं। वही बात है। अब अलग अलग देश मास की अलग अलग यूनिट यूज करेंगे तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में तो प्रॉब्लम आएगा, है कि नहीं। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए कि मास की यूनिट अलग अलग कंट्री, अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग यूनिट यूज करे, साइंटिस्टों का फिर एक मीटिंग हुआ कि भैया ऐसा होगा तो टाइम की अलग अलग यूनिट हो जाएगी। जैसे हमारी कम्युनिटी जो है वो आर को मानेगी, कोई सेकेंड कहेगा, कोई मिनट कहेगा, कोई 3 आर को अपना यूनिट मान लेगा, कोई 4 आर का अपना यूनिट मान लेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, है ना, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम लोगों ने एक काम किया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चलो ठीक है, एसआई के मुताबिक जो फंडामेंटल है वो तो है, अच्छी बात है। कोई डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हमने देखा, जैसे हम लिखते हैं न्यूटन, तो न्यूटन क्या था बेसिकली, तो हम न्यूटन को क्या लिखते हैं, हम न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है ना। न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स की एक और यूनिट है डाइन। हम डाइन को क्या लिखते हैं, तो डाइन को लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और भी फोर्स की और यूनिट हो सकती थी, जैसे हजारों यूनिट हो सकती है ना, यूनिट तो हम डिसाइड करते हैं। लेकिन एक चीज देख ली, यहां पे एक चीज कॉमन है, जैसे न्यूटन को रिप्रेजेंट करने में किलोग्राम मीटर और सेकेंड यहां यूज हुआ है, उसी तरीके से डाइन को रिप्रेजेंट करने में ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड यहां यूज हुआ है। एक यूनिफॉर्मिटी जो दिख गई आपको, एक और है दूसरी यूनिफॉर्मिटी, जरा गौर कीजिएगा कि न्यूटन को रिप्रेजेंट करने में किलोग्राम का पावर यहां 1 है, मीटर का पावर 1 है और सेकेंड का पावर -2 है। -2 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1/s² है। फिर उसी तरीके से डाइन को रिप्रेजेंट करने में ग्राम का पावर यहां 1 है, सेंटीमीटर का पावर 1 है और सेकेंड का पावर -2 है। ये एक यूनिफॉर्मिटी है, का मतलब मास का जो पावर यहां इन्वॉल्व है वही पावर यहां भी इन्वॉल्व है। लेंथ का जो पावर यहां इन्वॉल्व है न्यूटन के लिए, डाइन के लिए भी वही इन्वॉल्व है। टाइम का जो पावर यहां इन्वॉल्व है वही पावर यहां भी इन्वॉल्व है। मतलब यूनिट भतेरे हो सकते हैं, यूनिट न जाने कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसमें बेसिक जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का इवॉल्व है, जो इवॉल्व हुआ है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, का जो रोल है वो पावर वाइज सेम है। मतलब मास का यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, वो बात अलग है कि उधर केजी है इधर ग्राम है। लेंथ का इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, वो बात अलग है कि उधर मीटर है और इधर सेंटीमीटर है। लेकिन पावर का जो अपना रोल है वो सेम है। और इसी बात को हम लोगों ने जरिया बनाया और डायमेंशन टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया फिजिक्स में, ठीक है ना। यही वो बात था। क्यों, जैसे कोई कहता कि चलो भैया हम न्यूटन नहीं, डाइन नहीं, एक और यूनिट मानेंगे, उस यूनिट में कुछ भी हो जाए, वो 2 केजी ले ले मास की यूनिट, 5 मीटर ले ले लेंथ की यूनिट, 10 सेकंड ले ले टाइम की यूनिट, लेकिन जब वो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा ना तो वहां भी वही होगा। जिस तरीके से यहाँ किलोग्राम का पावर बनाया है वहां भी मास का पावर बनाएगा, लेंथ का भी पावर बनाएगा, टाइम का भी पावर -2 आएगा जैसे यहाँ आया है। उसी पावर को हम लोगों ने डायमेंशन कहा, उसी पावर को हम लोगों ने क्या कहा, डायमेंशन कहा। और सारे ये जो 7 फंडामेंटल है इन सब का अपना एक सिंबल दे दिया हम लोगों ने। ये जो 7 एसआई यूनिट के मुताबिक, एसआई सिस्टम के मुताबिक जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उन सब का हम लोगों ने एक सिंबल दे दिया। और अब क्या है, जैसे मास का अपना एक सिंबल है, अब जब डायमेंशन लिखना है तो तुम यूनिट कोई सा भी यूज करो, एसआई में काम करो, सीजीएस में काम करो या किसी तीसरे में काम करो। मास का सिंबल अगर मैंने दे दिया m, तो जब डायमेंशन उसका रिप्रेजेंट करोगे तो सबको अपना m ही डायमेंशन, m ही उसका सिंबल यूज करना पड़ेगा। इससे एक यूनिफॉर्मिटी आई। अमेरिका में बैठा आदमी, इंडिया में बैठा आदमी, कहीं भी बैठा आदमी जब वो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा तो मास का सिंबल उसका भी वही होगा जो मेरा होगा। यूनिट भले वो केजी यूज करे, मैं ग्राम यूज करूं या कोई पाउंड यूज करे, है ना, टाइम का उसका सिंबल वही होगा जो मेरा होगा। टाइम की यूनिट भले ही अमेरिका में आवर चलती हो, हमारे यहाँ मिनट चलता हो और ऑस्ट्रेलिया में सेकंड चलता हो, नो प्रॉब्लम। यूनिट में तुम जो लोचा करना है करो, है ना। डायमेंशनली जब सिंबल की बात होगी तो पूरी दुनिया को एक, है ना, सिंबल का इस्तेमाल करना होगा। यही बात थी असली बात। तो सबसे पहले डायमेंशन के डिफिनेशन की हम बात करते हैं, है ना। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का जो पावर इन्वॉल्व होता है, पावर यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन। यानी डायमेंशन टू रिप्रेजेंट some physical quantity, some physical quantity to represent some physical quantity, the power to which fundamental physical quantities are raised are called dimension। मतलब डायमेंशन उस पावर को कहते हैं, called
डायमेंशन, मतलब डायमेंशन बेसिकली उस पावर को कहते हैं। जैसे न्यूटन को रिप्रेजेंट किया था ना, उसमें किलोग्राम था, नीचे डाइन में ग्राम था, यानी किलोग्राम पे पावर कितना था, 1 था, यानी देयर इज द डायमेंशन ऑफ मास इन न्यूटन इज 1। मीटर था, यानी डायमेंशन ऑफ लेंथ इज 1। 22 सेकेंड स्क्वायर था, तो डायमेंशन ऑफ टाइम इज -2, क्योंकि उस पावर को कहते हैं डायमेंशन। तो सबसे पहले डायमेंशनल सिंबल की अगर हम बात करें तो सातों फंडामेंटल का, जैसे सातों फंडामेंटल कौन कौन से थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, और सबसे लास्ट था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इधर डायमेंशनल सिंबल मैं लिख देता हूं, जैसे मास का जो सिंबल है वो है कैपिटल एम, लेंथ का सिंबल है कैपिटल एल, टाइम का सिंबल है कैपिटल टी, टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल के, कहीं कहीं थीटा भी लिखते हैं लेकिन हम लोग कैपिटल के पे फोकस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है कैपिटल ए, कहीं कहीं आई भी लिख देता है कोई बुक, लेकिन वी विल फोकस ऑन कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ही होता है यहाँ भी, जो SI यूनिट में लिखते थे वही डायमेंशन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या लाइन होता है, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी तो कहीं आना नहीं है, जो हमारा सिलेबस है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में इसको आता हुआ नहीं देखेंगे 11th 12th IIT नीट के सिलेबस में, है कि नहीं। तो ये क्या है, डायमेंशनल सिंबल हो गया। जैसे m का मतलब आप यहाँ m का पावर 1 है यहाँ, है ना, यानी द डायमेंशन ऑफ m इन मास इज 1, क्योंकि पावर उस डायमेंशन, मतलब पावर को ही हम डायमेंशन करते हैं, ठीक है ना। ये तो फंडामेंटल की बात हो गई, है कि नहीं। उसी तरीके से जो दो सप्लीमेंट्री थे उनकी अगर हम बात करें, उनके डायमेंशन की हम बात करें, ठीक है ना, तो उनके डायमेंशन को भी हम देखेंगे। पहले कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग देख लें, फिर हम लोग प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की SI यूनिट तो हम जानते हैं, है ना, प्लेन एंगल की SI यूनिट क्या थी, रेडियन, और सॉलिड एंगल की SI यूनिट क्या थी, एस्टेरेडियन, ये थी, अच्छी बात है। उसके डायमेंशन के भी बारे में हम लोग अभी देखेंगे। ऑलराइट, जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बाय टाइम क्या, टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, बाय टाइम का क्या हो जाएगा, टी, सो दैट इज एल टी माइनस 1, स्क्वायर ब्रैकेट भी हम लोग देते हैं, ये तरीका है लिखने का, है ना। जैसे जो स्कूल के एग्जाम होते हैं इंटरनल, उसमें आप जरूर ऐसे जवाब देना, है ना, जो क्वेश्चंस होते हैं। वैसे LT-1 बोल के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। LT-1 का मतलब क्या हुआ, तो LT-1 का मतलब हुआ द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज 1, बिकॉज L का पावर कितना है, 1। द डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी इज -1, क्योंकि T पे पावर कितना है वहां, -1। द डायमेंशन ऑफ मास, तो मास तो है ही नहीं, यानी डायमेंशन ऑफ मास क्या है, 0 है। यानी मैं इसी चीज को देखो कैसे, मैं इसी चीज को m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -1, k टू द पावर 0, a टू द पावर 0 भी लिख सकता हूं, क्योंकि m टू द पावर 0 1, k टू द पावर 0 1, a टू द पावर 0 1, 1 into 1 into 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो बेसिकली वो LT-1 ही ना। यानी मैं कह सकता हूं द डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी इज नथिंग, 0। द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज 1,
the dimension of time in velocity is -1, the dimension of temperature in velocity is 0, the dimension of electric current in velocity is 0. इसीलिए ये तो मैंने स्टैंडर्ड तरीका समझा दिया, लेकिन अब नेक्स्ट में जो भी फिजिकल क्वांटिटी में जिसका भी डायमेंशन 0 होगा, मतलब जो जिसका कोई पावर इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होगी. जैसे मैं वेलोसिटी का सीधे LT-1 लिखूंगा, मैं जानता हूं m है ही नहीं उसमें, m टू द पावर 0 है, k टू द पावर 0 है, a टू द पावर 0 है, तो मैं लिखूंगा ही नहीं, है कि ना? ठीक है ना? ऑलराइट. उसी तरीके से कोई कहे एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन है क्या भैया? तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है कि नहीं? बहुत बार क्या होता है कि हम डायमेंशन निकालने के लिए पहले ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, फिर हम उससे डायमेंशन देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट एक बार निकल जाएगा तो डायमेंशन हम निकाल ही लेंगे. तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? पहले देखो, जैसे मैं पहले यूनिट निकालूंगा फिर डायमेंशन निकालूंगा. तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? मीटर बाय सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या थी? सेकंड. तो इसकी यूनिट क्या आ गई थी? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर. अब डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो मीटर का क्या हो जाएगा? L, क्योंकि मीटर लेंथ, सेकंड स्क्वायर यानी बाय टी स्क्वायर. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT टू द पावर -2. तो द डायमेंशन ऑफ टाइम is -2, the dimension of length is 1 in acceleration, in acceleration. All right, all right. तो उसी तरीके से हम लोग फोर्स का भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? जैसे फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन. शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो यूनिट क्या आ गई थी? किलोग्राम मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? m इंटू एल बाई टी स्क्वायर, दैट इज ml t टू द पावर -2, है ना? अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स? 1, m टू द पावर 1 है चुकी. What is the dimension of length in force? 1. What is the dimension of time in force? -2. मैं पूछ दूं what is the dimension of, what is the sum of dimensions of all the fundamental physical quantity in force? तो 1 + 1 + -2 that is 0. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? सिंपल सा. उसी तरीके से अब तो आप सबका निकाल सकते हो, है ना? जितनी की भी मैंने यूनिट बताई है अभी तक, बहुत सारे की यूनिट और डायमेंशन हम एक साथ देखेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी की भी मैंने यूनिट बताई है ना? आप उन सबका डायमेंशन तो अब आप निकाल सकते हो. जैसे मैं आपको कुछ काम दे देता हूं, है ना? क्वेश्चंस दे देता हूं, 5 क्वेश्चंस दे देता हूं, ये आप करना और कमेंट बॉक्स में, है ना, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसको आप सॉल्व करके भेजेंगे, हम मैं चेक करूंगा. क्वेश्चन है जैसे फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A power, B pressure, C surface tension, D pressure into volume by time, E work into force by momentum. मोमेंटम का मतलब लीनियर मोमेंटम. आपको ये 5 है, इन सब का यूनिट, डायमेंशंस एंड यूनिट भी मैं लिख देता हूं, एंड यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग कितने हैं? ये 5. इन सब का आप ऐसा यूनिट निकालना और साथ ही साथ डायमेंशन भी निकालना, है ना? डायमेंशन भी आप इसका निकालना, ठीक है ना? बस 5 ही है, लेकिन पक्का आपको निकाल के YouTube के कमेंट बॉक्स पे, बाकी
जूम सेशन जब होगा तो हम लोग तो उस समय देखेंगे ही ना जूम सेशन। इस क्लास के बाद जूम सेशन की बारी आ भी जाएगी। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। हम लोग बात कर रहे थे जैसे डायमेंशन में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, आप जान ही गए, बाकी चलता रहेगा डायमेंशन तो बार बार हम निकालते रहेंगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में जरा सा हम लोग जान जाते हैं। प्लेन एंगल की एसआई यूनिट हमने क्या बोली थी, रेडियन बोला था, है ना। अब जरा चेक करते हैं कि उसका डायमेंशन क्या होता है। 7 जो थे, ये जो 7 थे उनका तो हमने देखा, एसआई यूनिट भी देखा और डायमेंशन भी देख लिया। 2 सप्लीमेंट्री थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसका जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लेन एंगल है क्या, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है, तो इट इज एंगल मेड बाय ए लाइन एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी लाइन के द्वारा जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। आप बचपन से उसी एंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हो, है ना। आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता था, आप 60 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री निकालते थे, है ना, करते थे। मतलब लाइन वो कैसा भी है, लाइन कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, ए भी एक लाइन है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कर सकते हैं, और सी एक पॉइंट है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज प्लेन एंगल, दिस एंगल इज प्लेन एंगल, दिस इज, अगर इस एंगल को मैं थीटा कहूं तो ये एक प्लेन एंगल है जो कि ए बी लाइन के द्वारा पॉइंट सी पे बन रहा है। दिस एंगल इज द प्लेन एंगल मेड बाय ए बी एट सी, है ना। उसी तरीके से ए बी जैसे एक स्ट्रेट लाइन था, हो सकता था ए बी एक कर्व लाइन हो और सी एक पॉइंट हो, ए बी इज ए कर्व लाइन। अगेन वी कैन से द सेम थिंग, सपोज दिस एंगल इज थीटा, थीटा डैश, तो दिस थीटा डैश इज आल्सो ए प्लेन एंगल मेड बाय कर्व ए बी एट सी। मतलब किसी लाइन के कारण किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। जिस तरीके से मास की यूनिट क्या थी, केजी, है ना। तो रेडियन जब मैंने बोल दिया तो रेडियन है क्या, कोई मेरे से कहेगा कि बचपन में तो तुम डिग्री में एंगल को मेजर करते थे, अब तुम रेडियन में करने लगे, क्या रिलेशन है डिग्री और रेडियन में, है ना। डिग्री और रेडियन में मेरे से कोई रिलेशन भी तो पूछ सकता है। तो देखिए कैसे डिफाइन किया गया, एक सर्किल है ये, रेडियन को डिफाइन करने के लिए एक सर्कल का सहारा लिया गया। एक सर्कल पे, है ना, मान लीजिए एक जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है पूरा, अगर डिग्री में बात करें तो आप बचपन से जानते हो 360 डिग्री। तो कहा क्या गया कि मैं ए से लेके बी तक एक आर्क लेता हूं, दिस इज ए आर्क, पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ये आर्क अगर रेडियस के बराबर हो, मतलब इस आर्क का जो लेंथ है अगर रेडियस के बराबर हो, किसके बराबर हो, रेडियस के बराबर, यानी ए बी लेंथ जो हो, जैसे इस सर्कल का रेडियस आर है, ये भी आर होगा, सेंटर से बी या ए की जो डिस्टेंस होगी वो तो आर होगी। अगर ये ए बी विच इज एन आर्क इज हैज आल्सो द सेम लेंथ एज रेडियस, तो इस आर्क के द्वारा, मतलब ये भी चीज अगर आर हो जाता है, arc length becomes r, if arc length becomes r, then this angle AOB is 1 radian, this theta is 1 radian। मतलब 1 रेडियन को डिफाइन करने का तरीका आ गया। 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क which had same length as radius of the circle। I repeat,
1 रेडियन is the plane angle made at the center of a circle by an arc having same length as radius. ठीक है ना, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। तो चलिए r, जब लेंथ ऑफ आर्क r है तो एंगल कितना है, 1 रेडियन है। एंगल कितना है, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है, 1 रेडियन। अब जरा यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। जब लेंथ ऑफ आर्क r है, रेडियस के बराबर है, तो सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, 1 रेडियन। तो मान लो कोई भी, अब मेरे से कोई कहेगा कि बताओ 2r कितना बना रहा होगा, 3r कितना बना रहा होगा, कुछ ऐसा अगर मेरे से कोई पूछ दे तो मैं निकाल सकता हूं। तो r लेंथ का आर्क 1 रेडियन एंगल बनाता है, तो l लेंथ का आर्क कितना बनाएगा, यूनिटरी मेथड में लगा दूंगा, l into 1/r, that is l/r रेडियन, l/r रेडियन। यानी कोई भी आज के बाद अगर कोई सर्किल मुझे दिखेगा, है ना, और वहां पे l लेंथ का कोई आर्क होगा और ये थीटा एंगल इन रेडियन क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू l/r इन रेडियन बोल दूंगा, l/r यानी थीटा इन रेडियन इज l/r बोल दूंगा। जब भी मैं l/r कहूंगा, निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, वो थीटा आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो उसी तरीके से r रेडियस का आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 1 रेडियन। तो ये पूरा आर्क कितना होता है, सर्किल का पूरा सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो सेम चीज, r लेंथ का आर्क 1 रेडियन एंगल बनाता है, तो कोई भी जनरल l लेंथ का आर्क l/r रेडियन बनाएगा। तो 2πr लेंथ का आर्क कितना बनाएगा, तो अगेन मैं l के बदले 2πr रख दूंगा, तो 2πr by r रेडियन, तो r कैंसिल, दैट इज 2π रेडियन, 2π रेडियन। अच्छा, जब बात डिग्री की होती थी तो हम जानते थे कि पूरा सर्किल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, जब डिग्री की बात करते थे तो 360 डिग्री। और जब हम रेडियन की बात कर रहे हैं तो पूरा सर्किल यानी 2πr लेंथ का आर्क, पूरा सर्किल का मतलब 2πr लेंथ का आर्क। आप देख सकते हो 2πr लेंथ का आर्क सर्किल के सेंटर पे कितना रेडियन का एंगल बना रहा है, 2π रेडियन का। मतलब 360 डिग्री ही 2π रेडियन है, 360 डिग्री ही 2π रेडियन है। तो एक बात यहां से निकल के आ गई, 2π रेडियन इज 360 डिग्री। रेडियन का ये सिंबल है, r केवल लिख देते हैं। तो पाई रेडियन इज 360/2 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन यूज आइदर दिस और दिस। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में अगर हम लोगों को क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, प्लेन एंगल की यूनिट तो चलो भैया ऐसा यूनिट रेडियन होगी। डायमेंशन देखिए, तो डायमेंशन देखो l/r। अभी ना यार कोई भी थीटा की बात करो तो वो क्या है, l/r है। l क्या है, लेंथ, r क्या है, रेडियस। रेडियस भी क्या है, लेंथ, लेंथ बाय लेंथ यानी l/l। डायमेंशन की बात करो तो l/l, l से l क्या हो गया, कैंसिल, यानी मैं लिख सकता हूं l⁻0। कुछ नहीं बचा ना, यानी l/l को l⁻1 - 1 लिख सकता हूं ना मैं इस लॉजिक से। a⁻m/a⁻n क्या होता था, a⁻m-n होता था। तो l⁻1/l⁻1 यहां मैंने कैंसिल किया है, मैं इसी चीज को l⁻1 - 1 = l⁻0 भी लिख सकता हूं। मतलब क्या आ रहा है, मतलब ये रहा है कि इस थीटा में कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि डायमेंशन तो उस पावर को कहते हैं। मास की तो बात ही नहीं है, टाइम की बात ही नहीं है। सातों फंडामेंटल में केवल बात थी भी तो लेंथ की, वो भी नहीं रही, उसका भी पावर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी प्लेन एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन यूनिट है, यूनिट है। अगर उसके ऐसा यूनिट की बात करें तो रेडियन इज द ऐसा यूनिट, बट देयर इज नो डायमेंशन। तो ये एक एक्सेप्शन आ गया। प्लेन एंगल एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो कभी कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। जैसे मैं कहूं कि ये फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। एग्जांपल, प्लेन एंगल, यूनिट तो है, रेडियन, डिग्री, ये सब यूनिट ही है। डिग्री ऐसा ही नहीं है, रेडियन है ऐसा ही, लेकिन डायमेंशन तो है ही नहीं, है कि नहीं। ऑलराइट।